Good morning, students. This is your again unit 2 and very important article it is, that is Newton's ring. You also perform experiment of this article in your second year lab, and again this comes in 8 marks or even in 6 marks with any of its application, or if it comes in 6 marks then in 2 marks any application can come or any numerical based on this article can come. Okay students, now I am going to discuss with you this article. So what is Newton's ring? I have written all the theory already. You can just need to understand only. The phenomena of Newton's ring is an important application of interference of light wave from the opposite faces of thin film of variable thickness. क्या कह रहा है? न्यूटन्स रिंग एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है, एप्लीकेशन है किसकी? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वेव किससे निकलती है? फ्रॉम द अपोजिट फेसेस ऑफ थिन फिल्म ऑफ वेरिएबल थिकनेस. एक्चुअली इसमें होता क्या है, आपके पास न्यूटन्स रिंग का एपरेटस क्या होता है? एक प्लेन ग्लास प्लेट होती है, उसके ऊपर कन्वेक्स लेंस को रखा जाता है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस को. उसकी एक साइड प्लेन होती है, दूसरी साइड कन्वेक्स होती है. तो आपने कन्वेक्स सरफेस को प्लेन के साथ जोड़ के रखना है. तो आपके पास बीच में क्या बन जाती है? थिकनेस बन जाती है, वेरिएबल थिकनेस होती है. ठीक है, जैसे जैसे आप सेंटर से क्या जाओगे, दूर जाओगे. तो वो कह रहे हैं अ थिन एयर फिल्म. आगे थ्योरी में यही कह रहा है कि इसके बीच में अपने आप हवा भर जाती है, तो इसका मतलब एयर की फिल्म भर जाती है उसमें, ऑफ इंक्रीजिंग थिकनेस इन ऑल द डायरेक्शन. सारी डायरेक्शन में ऐसे सर्कुलर होता है ये लेंस. ठीक है, ऐसे लेंस पड़ा होता है, 3D में देखोगे तो ऐसे सर्कुलर होता है ये. ठीक है, तो वो कह रहा है थिन एयर फिल्म ऑफ इंक्रीजिंग थिकनेस इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम वन पॉइंट कैन बी इजिली ऑब्टेन बाय प्लेसिंग अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑन अ प्लेन ग्लास प्लेट. प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर आप प्लेनो कन्वेक्स लेंस रखते हो लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर का, जिसके कारण यहाँ पर हवा आ जाती है. हवा भरने से यहाँ पर एयर फिल्म बनती है, एयर की फिल्म बनती है इंक्रीजिंग थिकनेस की. वो कह रहे हैं रिंग्स बिकम ग्रेजुअली नैरोअर. जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते हो, पहले आपके पास अपोज रिंग्स ऐसे दिखाई दे रही होती हैं इस तरह से सेंटर, फिर आप क्लियर देख पाते हो, फिर ऐसे होती हैं जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जाते हो. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास रिंग्स ना ऐसे पास पास आनी शुरू हो जाती हैं, ऐसे पास पास, बिल्कुल ही पास पास. ठीक है, तो ये रिंग्स आपके पास मतलब पूरी बड़ी बनती है रिंग, तो ये रिंग्स नैरोअर होनी शुरू हो जाती हैं, मतलब पास पास आनी शुरू हो जाएंगी जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते जाएंगे. और इस चीज़ को हम प्रूव भी करेंगे कि जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे रिंग्स कैसे नैरोअर होती जाती हैं. मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की हेल्प से प्रूव करके दिखाओ. कई बार ये भी क्वेश्चन आपके पास आ जाता है. तो आपने इसमें, अभी तो हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट ही कर रहे हैं, तो पहले आपको वो पता होना चाहिए. देखो इसमें क्या है, इसको न्यूटन ने बनाया था सबसे पहले, इसलिए इन रिंग्स को क्या बोलते हैं, और इनका रेडियाई मेजर किया था, इसलिए इनको बोलते हैं न्यूटन्स रिंग्स. ठीक है, द टू वेव्स BD. वो देखो यहाँ से आपके पास एक सोर्स है, इस लोअर सरफेस, इधर से आपके पास लोअर सरफेस है, इधर अपर सरफेस ऑफ ग्लास फिल्म है. यहाँ से जब रिफ्लेक्शन हो गई तो ये गई आपके पास वेव, यहाँ पर सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्ट बैक हो रही है. यहाँ पर कोई भी फेज चेंज पाई अकर नहीं होगा. लेकिन जब यहाँ से नीचे आ गई सेम वेव, डेंसर से अब किससे रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ एयर है उसके पास, तो यहाँ पर फेज चेंज पाई हो जाएगा. इसलिए कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ड्यू टू रिफ्लेक्टेड के कारण आपके पास लाइट के कारण मिलेगी, BD के कारण, और B1 D1 के कारण मिलेगी. तो वो कह रहे हैं कि इसमें अब कंडीशन ड्यू टू फेज चेंज ऑफ पाई अकर हो गए हैं, जिसके कारण कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा भी उल्टी हो जाएंगी. लायोड्स में वाली कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा मिलेंगी इसमें.
ठीक है। और ट्रांसमिटेड के कारण जो लाइट का इंटरफेरेंस स्पेक्ट्रम बनेगा वो है CE और C1E1। ट्रांसमिटेड में तो वैसे ही आपके पास स्टोक्स लॉ लगता ही नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्शन वाले केस में ही लगता है। इसे रिफ्लेक्टेड में ही कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा वाला उल्टी वाली कंडीशंस लगेंगी, ट्रांसमिटेड में तो उल्टी वाली कंडीशंस लगनी ही नहीं है, वो ही सेम कंडीशंस रहेंगी जो आप इंटरफेरेंस में द वेरी फर्स्ट डे आर्टिकल किया था, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा की निकाली थी। तो ये सारा थ्योरेटिकल था जो मैंने आपको अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ये सारी थ्योरी ही यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन करी है। ठीक है, ये ट्रांसमिटेड CE C1E1 जो है ट्रांसमिटेड के कारण मिल रही हैं आपके पास। अब नेक्स्ट केस में आपके पास क्या होगा, इसमें ये आपके पास था न्यूटन्स रिंग ऑन पेज नंबर 8, देन लेट मी टेक आउट पेज नंबर 9। इसमें क्या है, इफ़ यू कंसीडर, अब सबसे पहले ये तो था इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने जो न्यूटन्स रिंग में लिखना है। अब फिर हम निकाल लेंगे न्यूटन्स रिंग ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, मतलब हमने BD और B1 D1 के कारण निकालनी है रिंग्स। तो कह रहे हैं इफ़ वी कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग इन रिफ्लेक्टेड लाइट, द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स BD एंड B1 D1 इज गिवन बाय, आपके पास पता है ये आपने निकाला था 2 म्यू इंटू कॉस ऑफ R प्लस एल्फा। ये हमने वेज शेप में निकाला था क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन रही है, वेज शेप्ड ही बन रही है, जिसका यहाँ पर जो लगेगा वो कोसाइन लॉ लगेगा, लेकिन साथ में वेज शेप वाला एंगल भी आ जाएगा, अल्फा एंगल। तो क्या आ जाएगा 2 म्यू इंटू कॉस ऑफ R प्लस एल्फा, वे R इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म। वो कह रहे हैं एज अ फेज चेंज जो पाई अकर्स होता है C के ऊपर ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ फिल्म बैक्ड बाय द डेंसर मीडियम, सो नो सच चेंज ऑफ फेज अकर्स एट B, एज अ रिजल्ट BD एंड B1 D1 इंटरफेस कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली एज। अगर ट्यूब T आपके पास ओड के इक्वल होगा तो मैक्सिमम बनेगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है। अगर ट्यूब T कॉस ऑफ R प्लस एल्फा n इंटू लैम्डा के इक्वल होगा तो मिनिमा के इक्वल बनेगा। ठीक है, और कह रहे हैं हमें पता है कि कॉस ऑफ R प्लस एल्फा 1 के इक्वल कब होगा, मुझे पता है कि अगर एल्फा एंगल जो वेज शेप का बन रहा है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, जिसके कारण अगर एल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो सिर्फ कॉस ऑफ R आ जाएगा। ठीक है, और अगर कॉस ऑफ R भी 0 हो जाएगा इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, तो कॉस ऑफ R प्लस एल्फा ये भी 0, कॉस 0 प्लस 0 0, कॉस 0 इज़ 1, तो कॉस ऑफ R प्लस एल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए 2 म्यू T अगर n प्लस हाफ इंटू लैम्डा, इधर से 2 म्यू T मैक्सिमा के इक्वल आ गया, 2 म्यू T n इंटू लैम्डा के इक्वल आ गया। यहाँ से T की वैल्यू निकालो, n लैम्डा बाई 2 म्यू आ जाएगा। यहाँ से T की वैल्यू एयर के लिए भी की वैल्यू हो जाएगी 1, तो आ जाएगा n लैम्डा बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो ये हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपने निकालनी है रेडियस, डिटर्मिन करनी है इसकी। तो रेडियस निकालने के लिए आपको वही वाला डायग्राम दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा। आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस है, प्लेन ग्लास प्लेट है, O से R तक ये रेडियस ऑफ कर्वेचर लेके हमने एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R है, ये इसकी थिकनेस है वेज शेप फिल्म की। तो इतनी चीज़ कितनी आ जाएगी, बड़े R में से छोटी चीज़ की तो ये R माइनस T आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास अब इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये छोटे वाला, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। O इसको नाम दे देते हैं H और इसको B डैश या B दे दो, OH B1। ठीक है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और ये जो रेडियस जो दी है सपोज रेडियस जो ली है मैंने वो R ऑफ n ले ली है। पहले रेडियस की R1 हो जाएगा, दूसरे के लिए R2 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने Rn ले ली, जनरल रेडियस जो यहाँ पर बन रही हैं। सर्कल्स तो ऐसे ही बनेंगे ना, इसमें इस तरह से बनेंगे। तो रेडियस आ गई, ये कितना ले लिया स्मॉल r ऑफ n। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हम पुट कर देंगे यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ से R ऑफ n स्क्वायर की वैल्यू निकालना। अब मुझे पता है कि R ऑफ n इज रेडियस ऑफ सर्कुलर रिंग। ठीक है, वो कह रहे हैं कि थिकनेस तो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, अगर उसकी और ज़्यादा हाइट छोटी 0.1 का और स्क्वायर करोगे तो वो और छोटी वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से टी की वैल्यू ऑलरेडी स्मॉल है, इसका और स्क्वायर करोगे तो और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी, इसलिए टी स्क्वायर को तो हम कर देंगे नेगलेक्ट। तो 2RT इज इक्वल्स टू R ऑफ n के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से टी किसके इक्वल आ जाएगा, R ऑफ n स्क्वायर बाय 2R के। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन A एंड B,
ए एंड बी इक्वेशंस क्या थी आपके पास, देखना जो आपके पास मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन थी, यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करवाओ, यहाँ टी की वैल्यू पुट करवाते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 2 म्यू टी। देखो ये कंडीशन थी आपके पास 2 म्यू, यहाँ पुट करवाएंगे, ये सॉल्व करने के बाद रेडियस आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस हाफ लैम्डा आर बाय म्यू, बट फॉर एयर दिस इज अगेन 1। तो आपका ये एक्सप्रेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो ये था पेज नंबर 9। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 10 पे। वो कह रहे हैं डार्क रिंग के लिए इसी तरह से निकल जाएगा आर ऑफ एन के एन लैम्डा आर बाय म्यू, रेडियस निकल जाएगी डार्क रिंग के लिए। रेडियस निकाल लिया हमने डार्क के लिए भी और ब्राइट के लिए भी। वो कह रहे हैं जब एन की वैल्यू 0 होगी ना तो आप सेंटर पे आ रहे हो उस केस में, डार्क ब्राइट वाले में पुट करके देखना एन इज इक्वल्स टू 0, क्या सेंटर पे आओगे 0 ना, सेंटर पे आएंगे नहीं। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड में सेंट्रल हमेशा क्या बनेगी, डार्क रिंग ही बनेगी अगर रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण देख रहे हो तो, ठीक है। तो वो कह रहे हैं रेडियस ऑफ डार्क रिंग इज 0 एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट ब्राइट रिंग, उस केस में एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या हो गएगी फर्स्ट रेडियस, पहली तो आपके पास है ही क्या सेंटर डार्क, सेकंड के लिए एन की वैल्यू 1 पुट करोगे, थर्ड के लिए एन की वैल्यू 2 पुट करोगे, तो इसका मतलब सेंट्रल रिंग इस केस में क्या होती है डार्क होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कंसेप्चुअल में भी कि प्रूव करो सेंट्रल रिंग डार्क कैसे होती है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लिख दोगे आर ऑफ एन स्क्वायर रूट ऑफ एन लैम्डा आर बाय म्यू। यहाँ एन की वैल्यू पुट करवाना 0, जो रेडियस ऑफ फर्स्ट रिंग के लिए 0 के लिए, रेडियस ऑफ सेंटर के लिए आएगा 0 के लिए। ऑल्टरनेटिवली डार्क एंड ब्राइट रिंग्स आर फॉर्म, सो वाइल काउंटिंग द ऑर्डर ऑफ डार्क रिंग्स, इसलिए हम सेंटर रिंग को काउंट नहीं करते क्योंकि सेंटर रिंग तो क्या होती है 0 होती है, कैसे काउंट कर लोगे आप, सिंस डायमीटर ट्वाइस होता है रेडियस का, तो हमने डायमीटर प्रूव करना है कि जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे अब ये प्रूव करने लगे कि डायमीटर क्या होता जाएगा, रिंग्स बिकम ग्रेजुअली नैरोर। तो एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फर्स्ट डार्क रिंग के लिए क्या आ जाएगा 1 पुट करा दो इस फॉर्मूला में, स्क्वायर रूट ऑफ 1 लैम्डा आर बाय म्यू, D1 आ गया। सेकंड के लिए एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 लैम्डा आर बाय म्यू, थर्ड के लिए इस तरह से। अब हमने करवाना है जैसे आप फ्रिंज विड्थ के लिए बीटा सब के लिए इक्वल प्रूफ करते हो तो डिफरेंस करवा देते हो आप, इसी तरह से इसमें करवाएंगे, उसमें x2 माइनस x1 करते हैं, इसमें d2 माइनस d1 करोगे तो 0.3 आ गया आपके पास, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लिया। इस तरह से निकालोगे d3 माइनस d2, तो d3 माइनस जब d2 करोगे तो आपके पास आएगा ये, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास 0.414 से, नेक्स्ट मल्टीप्लाई में हो रहा है 0.318 से, तो वैल्यू कम होती जा रही है ना, मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू कम होती जा रही है तो वैल्यू कम आएगी, इसका मतलब डायमीटर क्या होता जाएगा, इसलिए रिंग्स क्या होती जाएंगी नैरोर होती जाएंगी जैसे जैसे रेडियाई सेंटर से दूर जाते जाओगे। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव फॉर ब्राइट रिंग्स टू, दिस शोज, इस तरह से ब्राइट के लिए आप शो कर दोगे, बस यहाँ पर फ़र्क होगा कि यहाँ पर आपने अब कौन सी कंडीशन ले लोगे, डायमीटर जहाँ आपने अब ये ब्राइट के लिए रखा था, ठीक है, अब यही वाला डायमीटर आपने किसके लिए रख देना है, डार्क के लिए रख देना है कंडीशन, तो ब्राइट के लिए प्रूव कर दो, हमने डार्क के लिए प्रूव करके दिखाई है, ब्राइट के लिए आप खुद कंडीशन लेके d2 माइनस d1 d3 माइनस d1, अगर स्पेशली पूछा जाए तो आप वही प्रूव करके दिखाओगे कि ब्राइट रिंग के लिए रिंग्स नैरोर होती हैं, डार्क के लिए रिंग्स नैरोर होती हैं, तो अगर ब्राइट के लिए पूछा है तो ब्राइट के लिए कंडीशन लेके करवाओगे, डार्क के लिए पूछा है तो डार्क के लिए प्रूव करके दिखाओगे, ठीक है। तो ये आपके पास था कि शो करना, दिस शोज दैट रिंग्स बिकम्स ग्रेजुअली नैरोर एज ए रेडियाई इंक्रीजेस। तो न्यूटन रिंग में बहुत सारे आर्टिकल्स बनते हैं, ये ड्यू टू था आपके पास रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण। अब करेंगे न्यूटन रिंग बाय ट्रांसमिटेड लाइट, इसमें क्या है, वी नाउ डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट, ये आपको पहले ही मैंने बता दिया था, देखिए दोबारा से डायग्राम आपको दिखाती हूँ मैं। ट्रांसमिटेड लाइट के कारण हम अब पढ़ेंगे CE के कारण और C1 E1 के कारण, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी वो थ्योरी दी हुई है कि इसमें कोई भी फेज चेंज ऑफ कोई भी अक्कर नहीं होगा, ठीक है, फेज चेंज ऑफ इसमें 2 पाई अक्कर होगा जिसके कारण कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा उल्टी नहीं होंगी। यहाँ पर कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा क्या हो जाएगी, 2 μ T n इंटू लैम्डा मैक्सिमा के, ऑड के इक्वल होगा तो मिनिमा, ठीक है। तो ये आपके पास था ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण। और इसमें अगर आ जाए आपके पास कि ट्रांसमिटेड में प्रूफ करके दिखाओ कि डायमीटर क्या होता है आपका नैरोर होता जाता है, तो आप कर दोगे पूरा पूरा वैसी डेरिवेशन करेंगे जैसे आपने
किसके लिए करी है, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड के कारण करी है। ठीक है, तो ये था पेज नंबर आपके पास 10। अब है पेज नंबर 11। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास रेडियस मैंने निकाल कर दिखा दी है आपकी सिंप्लिसिटी के लिए। रेडियस आ गया तो रेडियस से डायमीटर निकाल लेना, डायमीटर फिर फर्स्ट के लिए निकालना, सेकंड के लिए निकालना, फिर d2 माइनस d1 करना, जैसे पिछला वाला आर्टिकल प्रोसीड किया है, सेम दिस आर्टिकल विल बी रिपीटेड। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इस केस में सेंट्रल रिंग इन द रिफ्लेक्टेड लाइट इज डार्क बट ब्राइट इन द केस ऑफ ट्रांसमिटेड सिस्टम। तो अपने आप ऑब्जर्व करोगे, देखो यहाँ पर ब्राइट के लिए n की वैल्यू 0 ब्राइट के लिए सेटिस्फाई हो रही है, ना कि इसके लिए सेटिस्फाई हो रही है। रेडियस भी 0 आ रही है n 0 के लिए, तो सेंटर की कंडीशन के लिए ट्रांसमिटेड लाइट में इसीलिए ब्राइट रिंग बनती है और रिफ्लेक्टेड में क्या बनेगी, डार्क रिंग। अब इसकी डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ जो है ये एप्लीकेशन है, ठीक है, किसकी, न्यूटन्स रिंग की। आप अपने प्रैक्टिकल में भी इसकी एप्लीकेशन ही करते हो। अगर चाहे आपके पास आ जाए एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग, चाहे आ जाए डिटरमाइन द वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स रिंग, तो आपने यही वाला आर्टिकल परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इसमें लिखोगे कि हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट की न्यूटन्स रिंग की हेल्प से विद अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। वो कह रहे हैं कि इसमें रेडियस ऑफ nth रिंग क्या दी गई है, ये दिया गया है ब्राइट के लिए, डार्क के लिए nth रिंग के लिए ये है। एयर के लिए अब अपनी सिंप्लिसिटी के लिए एयर ले लेंगे, एयर ही भरी होती है हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो म्यू की वैल्यू होती है 1, तो 1 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर डायमीटर आ जाएगा किसके लिए, ब्राइट के लिए। सिमिलरली इस तरह से डार्क के लिए, क्योंकि म्यू की वैल्यू हो गई 1, एन स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इस तरह से इसका करोगे तो आपके पास यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और जब इसके लिए स्क्वायर करोगे आप तो आपके पास 2n + 1। ठीक है, तो d ऑफ n प्लस mth के लिए, d ऑफ nth के लिए अगर सपोज आपके पास ये रीडिंग आ रही है, ठीक है, तो d ऑफ n प्लस mth में आपने कुछ चेंज नहीं करना। d ऑफ n स्क्वायर यहाँ जब निकालोगे देखना यहाँ पर ब्राइट रिंग के लिए d ऑफ n स्क्वायर ये है आपके पास, तो इसका जब स्क्वायर करोगे ये स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो इसका मतलब यहाँ वैल्यू आनी चाहिए आपके पास 4। ठीक है, ब्राइट रिंग के लिए इसका जब करोगे d ऑफ n स्क्वायर ये 4, इधर n लैम्डा r। ठीक है, तो n प्लस mth के लिए सपोज ये कह रहा है, जैसे आपके पास ये रिंग्स बन रही हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे रिंग्स बन रही हैं, तो n तो आपकी हो गई रिंग, जैसे आपने सपोज फर्स्ट पे रखा हुआ है। अब अगर आप माइक्रोस्कोप से क्रॉस वायर मूव करवाकर 1 2 3 4 5 6 6 के गैप पे ले रहे हो तो फिर वो हो जाएगी n + 6, ये nth। अगली पे लोगे n + 12, मतलब 6 का गैप है, तो इसका मतलब ये क्या है आपके पास mth है कि जितने डिफरेंस पे आप ले रहे हो, तो इसलिए वो कह रहे हैं हमने लिया mth, हमने तो जनरल निकालना है, तो यहाँ जहाँ जहाँ n था वहाँ क्या आ जाएगा, बस m आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ n था वहाँ m आ जाएगा, ब्राइट के लिए आ जाएगा और डार्क के लिए आ जाएगा। इधर 4 ही चलेगा और इधर n + m लैम्डा इंटू r। ठीक है, सिमिलरली जब इसकी सब्ट्रैक्शन करवाओगे तो आपके पास वेवलेंथ निकाल सकते हैं आप इसकी हेल्प से। तो दिस इज इक्वेशन नंबर f। बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी कैन डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, क्योंकि इसका हम माइक्रोस्कोप से पढ़ लेंगे, ये भी माइक्रोस्कोप से पढ़ लेंगे। m हमें पता है कितने डिफरेंस पे हम रीडिंग ले रहे हैं, और वेवलेंथ ऑफ लाइट ये यहाँ से निकालनी है ना, तो ये तो नहीं आएगा यहाँ, रेडियस 4m into r is radius of curvature is also constant, so putting all these value we can calculate it। अगर आपके पास एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आ जाए तो आपको पता है आप क्या करते हो, आपके पास एक ऐसा सोर्स होता है, फिर आगे एक लेंस लगाया होता है ताकि ज़्यादा से लाइट इसके ऊपर फॉल करे, और यहाँ पर एक वेज शेप्ड लाइक एक ग्लास प्लेट लगाई होती है, उसको टिल्ट करके रखते हैं। जब यहाँ पर लाइट रेज 45 डिग्री के ऊपर फॉल करेंगी तो लाइट रेज नीचे जाएंगी, फिर ऊपर जाएंगी। सुपर इम्पोज होने के बाद यहाँ पर ऑब्जर्वर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा होता है और नीचे न्यूटन्स रिंग का एपरेटस रखा होता है।
जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, पहले ऑब्जर्वर nth पे पढ़ता है रीडिंग, फिर n+6 पे पढ़ता है, फिर n+12 पे, n+18 पे, इस तरह से रीडिंग्स वो पढ़ता जाता है और डिटर्मिन कर लेता है वेवलेंथ। तो ये आपके पास थी इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन। अब सेकेंड एप्लीकेशन जो है वो न्यूटन्स रिंग की है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटर्मिन करना। ठीक है, ये आपके पास है सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग। इसकी पहली एप्लीकेशन थी हम वेवलेंथ डिटर्मिन करते हैं, सेकेंड एप्लीकेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड बाय न्यूटन्स रिंग। वो कह रहे हैं अगर आपने जिस भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, अगर एयर का निकालना है तो एयर तो अपने आप फिल हो जाती है बीच में, अगर आपने किसी लिक्विड का निकालना है तो आप उस लिक्विड को उस खोलोगे ग्लास प्लेट, पूरा एपरेटस में एक सील होता है आपके पास, कन्वेक्स लेंस को हटाओगे, ग्लास प्लेट को खोलोगे, बीच में एक ब्रश लेके उस ऑयल की एक इस तरह से लेयर बना दोगे और फिर दोबारा से उसको बंद कर देंगे। तो वो कह रहा है कि इस तरह से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लिक्विड का निकाल सकते हो। तो ये चीज़ मैंने पहले निकाली थी, d(n+mth का स्क्वायर माइनस d(n) का स्क्वायर इन लिक्विड। दोनों का जब डिफरेंस कराओगे तो 4m λ/μ, म्यू हमने इसलिए लिया है क्योंकि अब एयर नहीं फिल बीच में। ठीक है, अब क्या फिल हो रखा है बीच में, वो लिक्विड, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा। हमें इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू भी पता है, m की वैल्यू भी पता है, वेवलेंथ भी पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑल दीज वैल्यूज आर कांस्टेंट एंड वी नो ऑल द वैल्यूज, सो बाय पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज वी कैन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल ऑफ द लिक्विड दैट इज बीइंग यूज्ड। और सेकेंड केस इसमें जो बनता है वो ये बनता है कि अगर आपके पास जो वेवलेंथ है वो नॉन ही नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास वेवलेंथ नॉन नहीं है, दिस इज पेज नंबर 11, 10, 8 and 9। ठीक है, ये आपके पास केस पेज नंबर 12। स्पेशल केस, अगर आपके पास वेवलेंथ ही नहीं पता आपको, अगर वेवलेंथ नहीं पता तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एयर में d(n)th एयर में निकालते हैं डायमीटर, फिर लिक्विड में निकालते हैं, उसी के ऊपर डायमीटर दोनों को करवाते हैं डिवाइड, सेम उसी वेवलेंथ पे लेना है, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा, सेम वैल्यूज डिवीजन करवाने पे कैंसिल हो जाएंगी। ये हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से पढ़ सकते हैं। तो उस केस में भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। आगे ये क्वेश्चन हो गया आपके पास कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन जो है आपके पास एप्लीकेशंस भी कंप्लीट हो गई हैं न्यूटन्स रिंग की। अब है न्यूटन्स रिंग विद वाइट लाइट। अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट लेने की बजाय, सिंगल वेवलेंथ की लाइट लेने की बजाय वाइट लाइट लेते हो जिसमें 7 कलर्स होते हैं, तो कह रहे हैं उसमें अब आपके पास कैसे दिखाई देगा, वाइट लाइट में डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, जिसके कारण आपको कैसे रिंग्स दिखाई देंगी, कलर्ड रिंग्स ऑब्जर्व होंगी। ठीक है, अब हमें पता है जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे आपको रिंग्स नैरोअर होती जाएंगी। तो इसका मतलब वाइट लाइट सुपर इम्पोज होती जाएगी, 7 कलर्स सुपर इम्पोज होते जाएंगे। तो जो डिस्पर्स हुए थे 7 कलर्स सेंटर पे, जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे वो क्या हो जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। और जब 7 कलर्स दोबारा ओवरलैप करेंगे तो दोबारा से वो क्या बना देंगे, वाइट लाइट। तो इसका मतलब वो कह रहा है ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ रिंग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स नो रिंग्स आर ऑब्जर्व्ड। जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे, लेकिन सेंटर पे आपके पास कौन सी रिंग्स दिखाई देंगी, कलर्ड रिंग्स दिखाई देंगी। समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये था आपके पास न्यूटन्स रिंग विद वाइट लाइट। तो आज हमने जो किया है वो किया न्यूटन्स रिंग इंट्रो, फिर हमने रेडियस निकाली ब्राइट और डार्क के लिए, फिर ये प्रूव करवाया कि जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे आपके पास रेडियाएँ होती जाएंगी नैरोअर। ठीक है, और चाहे और रिफ्लेक्टेड के लिए सेंटर में डार्क आता है, वो कंडीशन शो करके साथ में प्रूव करोगे, और ट्रांसमिटेड के लिए सेंटर में ब्राइट आता है। फिर फर्स्ट एप्लीकेशन करी न्यूटन्स रिंग की डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ, सेकंड करी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 2 केसेस स्टडी किए, अगर वेवलेंथ नोन है और अगला केस था अगर वेवलेंथ नॉन नहीं है। फिर न्यूटन्स रिंग विद वाइट लाइट एक कंसेप्चुअल के लिए क्वेश्चन किया, अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट लेने के बजाय वाइट लाइट लेते हैं तो क्या होगा। उस केस में आपके पास सेंटर में तो आपके पास कलर्ड दिखेंगी रिंग्स, लेकिन पता है हमें न्यूटन्स रिंग में नैरोअर होती जाती हैं जिसके कारण सुपर इम्पोज हो जाएंगी।
सुपर इम्पोज होने के कारण दोबारा आपके पास कुछ डिस्टेंस पे सेंटर से तो कलर रिंग्स दिखाई देंगी, लेकिन जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे से ड्यू टू ओवरलैपिंग आपके पास कलर रिंग्स नहीं दिखाई देंगी, दोबारा से वाइट लाइट दिखाई देगी. सो दिस ऑल वॉज योर टूडेज लेक्चर. I hope you understand well. For any queries, you can ask me in doubt session, students. So thank you, students.